सभी के इल्म में है कि महीने के हर आखिरी जुमे को हम रोज़मर्रा के दीन के मामलात से हटकर हमारी जो इक़्तिसादी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी, सोशल लाइफ और जो दीगर उमूर हैं उसमें भी हमारी रहनुमाई हो, इस मकसद से हम मुख्तलिफ़ शोबाजात के माहिर लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इस हफ़्ते हमने शहर नागपुर की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ़ शेख साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और वक्फ बोर्ड के भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं और भी बहुत सारे ओहदों पर, गवर्नमेंट के ओहदों पर उन्होंने काम किया है। फिलवक्त CSRE सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट जो NGO हमारे इलाके में बल्कि शहर नागपुर में और नागपुर के अतराफ़ में भी काम कर रही है, उसके सदर हैं और रेगुलर बेसिस पर फुल टाइम समझ लीजिए कौम की और मिल्लत के बच्चों की एजुकेशन में, बिज़नेस में और दीगर उमूर में रहनुमाई के लिए ये तंजीम काम कर रही है। हमने इस हफ़्ते उनको यहाँ इनवाइट किया है कि जो लॉ के कोर्सेज़ हैं, जो लीगल फील्ड है, जो जुडिशरी का फील्ड है, इसमें हमारी एक आम सोच रहती है कि बस LLB करना है, यानी यहाँ हम अगर अपने बच्चे को LLB करवाएं इसका मतलब है वो वकील बनेगा। तो ये जो एक हमारे दरमियान में कुछ कन्फ्यूजन टाइप का या लिमिटेड मालूमात होती हैं, हम चाहते हैं कि मोहतरम रऊफ़ शेख साहब इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये कोर्सेज़ कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने साल के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और इसमें आगे फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आगे फ्यूचर में हमारे लिए इसमें क्या चांसेस हैं, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। इस सिलसिले में अब्दुल रऊफ़ शेख साहब हमारे रहनुमाई फरमाएंगे। मैं उन्हें यहाँ नहायत अदब व एहतराम से मदऊ करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम सब की रहनुमाई फरमाएँ। जनाब अब्दुल रऊफ़ शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व रिबातिल खैर तुरहबीन बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखिरुन मिन दुनिही ला तअलमुन अल्लाह अअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मस्जिद के मोहतरम इमाम साहब, अरकान हज़रात, तमाम भाइयों, दूसरे तीसरे मरतबा मैं आपसे मुखातिब। इसके पहले हमने तालीम को लेकर के, तालीम की अहमियत इस कौम को कितनी अशद ज़रूरत आज है जितनी कभी नहीं थी, इस पर हमने बात की थी। और मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ आपके मस्जिद की कमेटी को, ख़ास करके हमारे शकील भाई और उनके साथियों को कि उन्होंने एक जुमा
महीने में एक जुमा इसलिए मुकर्रर किया है कि इस पर ज़िंदगी के दीन से हटकर मामलात में बात हो। जैसा उन्होंने कहा दीन से हटकर, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दीन से हटकर कोई चीज़ होती है। जो चीज़ जो दीन को इंसानियत को उभारती है, मजबूत बनाती है, वो सब दीन का हिस्सा है। और तालीम तो दीन का हिस्सा है। हम सब ने सुन रखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, फरीदतुन तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात। तालीम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। जब तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है और तालीम में जब तफरीक नहीं है, तालीम दुनिया हो दुनिया हो, तो फिर तालीम ये दीन का हिस्सा कैसे नहीं हुआ? दीन का हिस्सा है। तो तालीम कोई भी हो जो ज़िंदगी को बनाती है, जो आपको हमारा जो मकसद है इस उम्मत का, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। ये उम्मत है जो औरों के लिए मॉडल बन के उठा गई है। इसको मॉडल बनना है, और इसको मॉडल बनना है तो इसको हर शोबे में मजबूत बनना पड़ेगा, एक मॉडल बनना पड़ेगा। ज़िंदगी के हर शोबे में इसको एक नुमायाना रोल हासिल करना पड़ेगा, और तालीम उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे हम देखें कि दुनिया की जो कौमें आज तरक्की याफ्ता है, आज आगे बढ़ रही है, उन कौमों में से चाहे हिंदुस्तान के बाहर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर देखिए, सारी कौमें देखिए, अगर जो कौमें तरक्की कर रही है उसे तालीम के बुनियाद पर ही कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर कर रही है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि कभी कभी शैतान से भी जो है ना सबक लेना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि शैतान ने जो वो जो एक सबक दिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो जो हमारे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की जो तस्बीह है कि मुख्तसर बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान था, उसने कहा लेकिन कहाँ हक बात है। तो हक बात अगर यहूदी भी कर रहे हैं, वो भी करते हैं, तो ये उनसे हमने सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है यहूदियों ने आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल की है, और वो सिर्फ इल्म के बेसिस पर की है। इल्म है उसकी बुनियाद है। हमारे यहाँ देखिए जो हिंदुस्तान में जो कौमें बस्ती है उसमें सबसे कम जिनका तनासुब है वो है जैन कम्युनिटी, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। आप लोगों सबको पता है कि माइनॉरिटीज़ 6 माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया है। उसमें मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। उसमें जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है, अगर पारसीज़ को छोड़ दिया जाए तो वह है जैन। जैनों की तादाद जो है पूरे मुल्क में 0.4% है, और जैनों को आप हर फील्ड में आगे देखेंगे। उनको इकनॉमी में जैनों का जो ये है जीडीपी में हिस्सा है वो हाईएस्ट है किसी कौम के, वहीं हमारा मुसलमानों का हिस्सा बहुत कम है। तो तालीम में वो आगे है, यूपीएससी के रिज़ल्ट में देखिए या और अलग अलग शोबेदार में देखिए, तो तालीम की वजह से जैन आगे है, तालीम की वजह से ब्राह्मण आगे हैं। हर कौम तालीम की वजह से, और इस कौम को भी अगर उठना है, इसको अपने मजबूत बनाना है, तो तालीम ही एक वाहिद रास्ता है, और इसको छोड़कर हम लोग चल नहीं सकते। लेकिन अब तालीम कैसी हो? तालीम एक ये भी होता है कि 10वीं क्लास पढ़ लो तालीम होगी, 12वीं क्लास पढ़ लो तालीम होगी, BA BCom कर लो भी तालीम होगी। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद अगर ज़िंदगी में आपने नुमाया मकान हासिल नहीं किया और ऐसी तालीम नहीं हासिल करी जो आपको एक अलग मकाम देती है ज़िंदगी में, औरों के मुकाबले आपको कॉम्पिटेंट करके खड़ा करती है, ऐसी तालीम का लेना बहुत ज़रूरी है। तालीम कोई भी नहीं, 4वीं क्लास वाले पास वाले को भी तालीम में आता हूँ। लिटरेसी के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी देखिए गया तो जिसको जो 4वीं क्लास पास है, जिसको अपना नाम लिखता है तो उसको भी लिटरेट कहा जाता है। लेकिन उस तालीम से काम नहीं चलेगा। इस काम को उस तालीम से काम चलेगा जो तालीम आपको मजबूत बनाती है। इसलिए मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी सूरह अनफाल पे, आप भी घर में जाके पढ़ सकते हैं, इसका मुताला कर सकते हैं। मैं ज़रूर करूँगा अगर आप पढ़ें तो सूरह अनफाल की 60 नंबर की आयत है कि अवादलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर। ये सूरह अनफाल की आयत है, गालिबन जंग उहद के बाद नाज़िल हुई थी। मुसलमानों को कुव्वत जमा करने की ज़रूरत थी, मजबूत होने की ज़रूरत थी। कुरान खुद कहता है कि अपनी कुव्वत को
मजबूत करो आप, चाहे वो तुम्हारे घोड़े हो, चाहे साजो सामान हो, जंग का साजो सामान हो, चाहे किसी भी मिन कुव्वतिन, कुव्वतिन का मतलब है कोई भी कुव्वत। तो तालीम भी कुव्वत पैदा करती है। तालीम सबसे बड़े आज के ज़माने में जो है, पहले ज़माने में जो जंगें जीती जाती थी वो घोड़े से और तीरंदाजी से और जीती जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी से मिसाइल से जंगें जीती जाती हैं। तो वो तालीम जो आपको हर शोबे में मजबूत बनाती है, उस तालीम में आपको हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को, अगर जब तक हम लोग उसको उसकी कुव्वत को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक ये इस कौम की कोई उम्मीद इस कौम को नहीं दिखाई दे सकती है। क्योंकि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी कौम गुजर रही है, सबसे कमज़ोर किस्म की कौम है, सबसे तालीम में कमज़ोर है, माशी कमज़ोर है, हर जगह। आप लोग सबको जानते हैं, इस पर हम लोग बार बार गुफ्तगू करते हैं। तो अगर मजबूत कौम को होना है तो उसमें हमारी जो आज जनरेशन कॉलेजेस में पढ़ रही है, स्कूलों में पढ़ रही है या पढ़ने जा रही है, उस जनरेशन से ही हम उम्मीद कर सकते हैं। वो जो जनरेशन अब गुजर गई, आप हमारी जनरेशन गुजर गई, अभी जनरेशन को तो ये तो पक्की हो गई जनरेशन, ये अब बदल नहीं सकती। लेकिन वो जनरेशन जो स्कूलों में है, कॉलेजों में है, वो जनरेशन को जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, एक एक फ़र्द को नहीं बनाएंगे, तब तक इसको हम लोग हमारी कौम को बना नहीं पाएंगे, इसकी क़ुव्वत को मजबूत नहीं कर पाएंगे। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अक़वाम के हाथों में अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के यानी एक एक फ़र्द को, एक एक इंसान को बनाना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो एक एक पत्थर को भी तराशना पड़ेगा। वैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। ये कौमें हैं ना, कौमों की तकदीर है तो उनके अफराद के हाथों में है। हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक हम इस एक हमारे आने वाली जनरेशन के एक एक फ़र्द को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक के हमारा सोल्यूशन कोई बाहर से लाकर देने वाला नहीं है। तो बनाया कैसे जाए? तो बनाने की एक जो अहम सूरत है वो है तालीम। तालीम में बहुत से शोबे जाते हैं। मैं आज मुख्तसर सी बात करूँगा कि जो आज उन्वान मुझे दिया गया है कि लॉ का जो फील्ड है, कानून का जो फील्ड है, उसकी आज कितनी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आज देखिए, अगर आपने बड़े बड़े एकेडमीज़ का नाम सुना होगा, बड़े बड़े मदारिस का नाम सुना होगा, मदारिस में भी अपने बच्चों को, मदारिस के बच्चों को लॉ की तालीम दे रहे हैं। केरला, बंगाल, शाहीन एकेडमी और भी बहुत सारे दिगर इंस्टीट्यूशन का अगर आपने देखा तो मदारिस में भी बच्चों को मदारिस का इल्म हासिल करने के बाद 10वीं का 12वीं का एग्ज़ाम करा करके वो लॉ की तालीम दे रहे हैं। कि ज़रूरत इस बार है हमारा कि लॉ की, कानून की तालीम की इस कौम को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो जो है बहुत अलग अलग किरदार, लॉ का जो बच्चा हमारा बनेगा तो अलग अलग तरीके से वो किरदार निभा सकता है। इस कौम को उसकी बड़ी, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, डॉक्टर बनाएंगे ठीक है, 4-10 लोगों के काम आ जाएगा। इंजीनियर बनाएंगे, वो खुद की रोज़ी कमाएगा, अच्छा कमाएगा। लेकिन अगर आपने उसको जज बनाया या कोई IPS ऑफिसर बनाया या UPSC करके IAS ऑफिसर बनाया, तो आपके कौम को मजबूत बनाता है, वो कौम की खिदमत कर सकता है। तो ये तालीम, लॉ का एक ऐसी फील्ड है, कानून का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता है। तो इसके लिए जो बात हम लोग आज करेंगे कि क्या है लॉ फील्ड, क्या है, और हमारे बच्चे, अब हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है और भी लोग हमारे जुड़ जाए, लेकिन उनके लिए हम रुक नहीं सकते कि जो भी है वो अपने, सब लोग के घर में बच्चे हैं, आप बच्चों के वालिदैन हैं या दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, चचा है, जो भी है, सबके घरों में बच्चे हैं। एक पैगाम हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चों को, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, 90% लाता हो, 80% लाता हो, 70 लाता हो, 60 लाता हो, 50 लाता हो, उससे कम लाता हो, सब बन सकते हैं। हर कोई मजबूत बन सकता है। तो लॉ का एक ऐसा फील्ड है जो सबके लिए कॉमन है। हम नीट और JEE की तालीम उनको देते हैं कि मुझे JEE नीट हमारे यहाँ हर कोई आजकल जो है 10वीं हो जाता है,
नीट JEE की तरफ भागना चाहता है, लेकिन वो फील्ड उसी के लिए है जो 85-90% जो लाते हैं 10वीं में उनके लिए है। लेकिन लॉ का एक फील्ड ऐसा है जो सबके लिए है, जो सब बच्चे हैं। हाँ, इस फील्ड में आज जा रहे हैं वो बच्चे जो 50% 60% वाले नंबर लाते हैं, वही बच्चे जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता था हमारे ज़माने में कि जिसको कहीं नहीं कोई रास्ता नहीं मिलता वो लॉ कर लेता है या टीचर बन जाता है। लेकिन आज वो ज़माना नहीं है। आज लॉ का फील्ड जो है बहुत एक्सपांड हो चुका है, बहुत अहमियत उसको हासिल हो चुकी है। तो इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये क्या फील्ड है, क्या डिग्रीज होती है और कैसा किया जाता है। और तो पहली बात मैंने कही कि आपको जो भी बच्चे किस भी है, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, और इंटेलिजेंट बच्चों की तो इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जो वकील हैं, कपिल सिब्बल का नाम आपने सुना होगा, धवन जी का नाम सुना होगा जिन्हें बाबरी मस्जिद केस में हमने वकील बनाया था। ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जिरा करते हैं तो एक इफेक्टिव हियरिंग का 10-10 लाख रुपए लेते हैं। सादे से हाई कोर्ट में जो वकील जो ना जो अच्छे काबिल वकील है, एक हियरिंग का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसमें पैसा भी बहुत है, लेकिन उन लोगों को पैसा मिलेगा जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अच्छे कॉलेज से जिन्होंने लॉ किया है, जिनके लॉ के कंसेप्ट क्लियर है और जो अच्छा बोल लेते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, उनके लिए लॉ का फील्ड जो है बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। अगर नहीं भी है, इंटेलिजेंट बच्चा आ जाता तो बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉ होता क्या है। लॉ की डिग्री जो है 2 तरह से ली जाती है। एक तो 12वीं के बाद 5 साल का लॉ कोर्स होता है, उसको BA LLB बोलते हैं, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, अलग अलग टाइप का होता है। 3 साल में आपको कोई डिग्री मिलती है BA BCom की, और बाद में लॉ की 5 साल हो गए तो आप BA LLB की 2 डिग्रीज आपको मिलती हैं, या BCom LLB की डिग्री मिलती है। एक होता है 5 साल का लॉ जो 12वीं के बाद किया जाता है, एक होता है ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला 3 साल का लॉ। तो दोनों भी लॉ होते हैं, लेकिन दोनों तरह की डिग्री आपको करना है, हासिल करनी है, अगर आपको बच्चों को दिलानी है तो आपको 12वीं के बाद 12वीं के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ एडमिशन के लिए आपको अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जैसे हमने नीट का सुना है, JEE का सुना है, CET का सुना है, वैसे ही लॉ का भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है जिसको हम CLAT कहते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिनको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। जैसे अभी आप लोगों ने, पता नहीं मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है, नागपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वर्धा रोड पर अगर कभी गए होंगे आप तो NLUs बोलते हैं उसको। ऐसे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में हमारे 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जो नुमाया यूनिवर्सिटीज़ कहलाए। जैसे इंजीनियरिंग करना है किसी बच्चों को तो IITs में जाने का सपना देखता है। IIT बोले तो सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट का कॉलेज। वैसे ही लॉ में सबसे अच्छा कॉलेज अगर कहा जाता है तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसको NLUs बोलते हैं। ऐसे 23 NLUs पूरे मुल्क में हैं, और 23 NLUs में फॉर्चुनेटली नागपुर में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो हमको बहुत को पता नहीं होता। अब इस नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा गया, एडमिशन उसका हो गया, तो वो जो 5 साल के बाद लॉ करके निकलता है, BA LLB, BSc LLB, BCom LLB करके निकलेगा, तो वो उसको फाइनल ईयर में जब रहता है तब भी उसको 8-10 लाख रुपए की नौकरी वहीं मिल जाती है। उसके बाद में वो इतना बेहतरीन वकील बन के निकलता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ये जो बच्चे निकलेंगे ये बहुत ही मॉडल बनकर निकलेंगे। इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चों को अगर डालना चाहिए तो वो एक लॉ यूनिवर्सिटी है, या उसके जैसे और भी 20-25 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको आपके बच्चों को लॉ आपने करवाया, 5 साल का लॉ है, 3 साल का लॉ, तो ये समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बन गई। वो IIT बन गया, वो NIT बन गया, MBBS बन गया। MBBS से और NIT से, IIT से ज़्यादा अगर उसको ज़िंदगी में कोई पैसा देगा तो वो ये लॉ की डिग्री देगी। सिर्फ उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको अपने कौम की खिदमत करने का मौका भी मिलेगा, और सरकार में उसको नुमाइंदगी मिलेगी, जज की नौकरी मिल सकती है। अभी देखिए पिछले 4 महीने में 2 मरतबा JMFC की एडवर्टाइजमेंट आई है। महाराष्ट्र में जो जज होते हैं जूनियर लेवल से नीचे के, जब जजेस होते हैं, जज तो पहला जो जज होता है जो उसको JMFC कहते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या सिविल जज जूनियर डिवीजन बोलते।
वो उसका रिक्रूटमेंट होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते सीनियर डिवीज़न बनता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, फिर हाईकोर्ट जज भी बनता है। उसकी अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी करती है हर साल। उसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, भाई 25 तारीख लास्ट डेट थी जिसकी 40 वैकेंसी थी, और इसके पहले 2 महीने पहले भी एडवर्टाइजमेंट आई थी और जिसके अंदर में 150 वैकेंसीज थी। अब यहाँ अगर आप यहाँ देखिए, एक पोस्ट ऐसी है, आप अपने बच्चे को पुलिस ऑफिसर में बनाओगे, IAS बनाओगे, यूपीएससी में डालोगे, MPSC में डालोगे, वहाँ रिजर्वेशन है। लेकिन जजेस की जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, पूरा फील्ड आपके लिए मैदान खाली है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं, कंपटीशन लेवल भी कम है। तो बच्चे को जज बनाना है तो एक बहुत अच्छा मौका है कि उसको आपको लॉ की डिग्री दिलानी पड़ेगी। अब जज बनने के लिए लगेगा क्या, उसको 5 साल का लॉ या 3 साल का लॉ की डिग्री लगेगी। उसके बाद में MPSC का एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ेगा। तनख्वाह कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है उसकी तनख्वाह। बहुत अच्छा रुतबा होता है, बहुत तरह की उसकी फैसिलिटीज़ होती है, माशाल्लाह बहुत सारा। और सर लॉ करने के बाद में और ऑप्शंस क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वकील बन सकते हैं। अब वकील को हम समझते हैं कि वकील ने ये काला कोट पहन लिया और कोर्ट में जाकर कुछ भी अपने एफिडेविट करने वाला, वो वकील नहीं है भाई। वकील तरह तरह के वकील होते हैं। सिविल का अलग वकील होता है, क्रिमिनल का अलग होता है, कॉर्पोरेट लॉ का अलग होता है, और प्रॉपर्टी लॉज का अलग होता है, लेबर लॉज का अलग होता है, साइबर लॉज का अलग होता है, और इंटरनेशनल लॉ का वकील अलग होता है। अलग अलग शोबेजात में अलग अलग वकालत कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट के वकील अलग है, हमारे यहाँ एजुकेशन ट्रिब्यूनल के वकील अलग है, वर्क बोर्ड के वकील अलग है। तो वकील तरह तरह के बनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है वकालत। उसके अलावा वो बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉ ऑफिसर बन सकता है और अपनी ज़िंदगी बना सकता है। बहुत अच्छा फील्ड है। अब थोड़ी सी मुख्तसर से मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें कैसे कब करना चाहिए। अभी जो मैंने बताई कि ये जो एग्ज़ाम होती है 12वीं के बाद में, वो क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है, CLAT बोलते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जो बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना तो क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं तो अगर दीगर कॉलेज वहाँ नहीं मिला तो और दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए आपको CET लॉ CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। महाराष्ट्र में अगर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, लॉ CET चाहिए। अब ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना 12वीं में, ये थोड़ा खासा डिफ़िकल्ट होते हैं। इसकी तैयारी बच्चा अगर 11वीं 12वीं से करता है, 11वीं 12वीं में करेगा, क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज 3% होता है। 75,000 बच्चे लॉ की क्लैट में बैठेंगे तो 2300 बच्चे से नंबर लगता है, तो 3% है। तो उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, वो पहले 2000 बच्चों के अंदर आना पड़ेगा। तो अगर आ गया तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और उसमें अगर आपको क्रैक करना है तो आपको 11वीं 12वीं में 2 साल इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। वही होता है अंग्रेज़ी आपकी लैंग्वेज अच्छी होना, मैथ्स अच्छा होना, और लॉजिकल रीजनिंग रहता है, और जनरल नॉलेज होता है, और लीगल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता है, करंट अफेयर होता है। इतना ही पढ़ना है। लेकिन ये कोर्स से अलग पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि 10वीं में अपने बच्चों का जहन बनाइए कि भाई मेरे बच्चों को मुझे जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, हाई कोर्ट का जज बनाना है, या जुडिशरी में भेजना है, या अच्छा लॉयर बनाना है। अगर बच्चे को अच्छा बोलना आता है और अगर उससे इंग्लिश अच्छी है, कमांड है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो ज़रूर उसको जज बनाना चाहिए, ज़रूर उसको वकील बनाना चाहिए। अगर ऐसा करना है आपको, तो आपको 10वीं में या उससे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके बच्चों को आपको इस फील्ड में भेजना है। तो फिर 10वीं के बाद में कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं, कोई नीट नहीं है, कोई JEE नहीं है, सिर्फ आपको लॉ की तैयारी आपको करानी है बच्चे को। 11वीं 12वीं में आपको ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी कराइए, आपका बच्चा ज़रूर ब ज़रूर बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। और बेहतरीन कॉलेज में अगर लॉ में एडमिशन मिल गया तो उसको 10-20 लाख की तो वैसे भी नौकरी मिल जाती है, नहीं तो वो जज भी बन सकता है और बेहतरीन लॉयर बन सकता है। तो ये है किस तरह से इस फील्ड में जाया जाए, वो हो गया। और इसका प्लानिंग, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बच्चों को, हमारा जो सेंटर है इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर हम लोग चलाते हैं, आपको पता भी होगा कि शामलान के पीछे में रज़ा अपार्टमेंट है जहाँ इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर है। यहाँ बच्चों को हम लोग रोज़, मैं खुद बैठता हूँ, रोज़ हफ्ते में 6 दिन हम लोग बैठते हैं और बच्चों को इस तरह का गाइडेंस करते हैं करियर का, कि किस करियर में जाना है आपको, तो क्या करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम देनी चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए, कब उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये एक बात है। तो बच्चों को प्लान देखिए, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर आपने सोच लिया ना, तो बच्चों को बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, हाई कोर्ट में भेजना है, तो ज़रूर भेज सकते हैं आप। कोई इसमें ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपको जल्दी सोचना पड़ेगा। आपको 10वीं के लेवल पे बच्चा जब है, 9वीं के लेवल पर या कम से कम 11वीं 12वीं के लेवल में पढ़ रहा है, तब तो भी अगर हम सोच लिया तो आपका बच्चा ज़रूर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, या कम से कम जुडिशरी में जाएगा, या अच्छा वकील तो भी बन जाएगा। लेकिन प्लानिंग अर्ली करना चाहिए। अर्ली प्लानिंग करेंगे तो आपको गोल फिक्स करना पड़ेगा, और वो आपको उसको एक ही टारगेट रखोगे तो आसान है। जब 12वीं के बाद भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे JEE करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज मिलता है, नहीं मेडिकल कॉलेज मिलता। मैं ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए बेहतर है कि आप उसको लॉ का एग्ज़ाम दिलवाइए, 1 साल का ब्रेक ले लिए, और उसके बाद में क्लैट का एग्ज़ाम दिलवाइए, CET का एग्ज़ाम दिलवाइए, और बाद में जो है आपको उसको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। लॉ कराना है तो अच्छे कॉलेज से कराना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, इसमें जॉब्स जो है, मैंने जैसे बताया कि जॉब बहुत सारे जॉब मिलते हैं और बहुत डिमांड भी रहती है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि बच्चों को आप IAS ऑफिसर भी बना सकते हैं, IPS बना सकते हैं। UPSC का एग्ज़ाम दिलाना लॉ के बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। लॉ कराते कराते 5 साल तक आप UPSC की तैयारी कराइए, उसको IAS का एग्ज़ाम बिठाइए, MPSC का एग्ज़ाम बिठाइए, कलेक्टर बनाइए, डिप्टी कलेक्टर बनाइए, SP बनाइए। आज हमारे लोग हैं कहाँ? मुश्किल से एक बंदा वर्धा में DSP बन के बैठा हुआ है, वो भी 2% के अंदर में से आया हुआ एक बंदा है। उसको हर जगह हम लोग सत्कार करने के लिए बुलाते हैं, एक नमूना दिखाना है तो 1-2 बच्चे रहते हैं बस मुश्किल से। क्यों नहीं हम लोग ठान ले, अगर तो मुसलमान कौम अगर ठान ले कि हमारे बच्चों को मुस्तकिल बनाना है, हमारे बच्चों को अच्छे ओहदों पर भेजना है, तो नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बशर्ते के ठान लें। तो ऐसा है, जो हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे कहावत है, ठान ले ना तो जीत है, और मान लिए तो हार है कि नहीं भाई हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। अरे भाई आप सोचिए तो सही कि मेरे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट भेजना है, हाई कोर्ट में भेजना है, जज बनाना है, दिल को ज़रूर बन जाएगा। हमारे पास लाइए उसको सेंटर में, हम उसको बताएंगे किस तरह से 7वीं 8वीं से आप उसकी तैयारी करा सकते हैं। तो जिनके घरों में बच्चे हैं वो जान ले कि लॉ के फील्ड में बहुत आसान फील्ड है, JEE नीट जैसा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सबके लिए आसान है। थोड़ी सी मेहनत करने की देर है, और आपको जो है वो उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती नहीं। लॉ कोर्स की फ़ीस जो होती है वो अब यूनिवर्सिटी पे रहेगा। अपना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर अपने बच्चा गया तो वहाँ 2 लाख रुपये फ़ीस है साल की, 10 लाख रुपये 5 साल की फ़ीस है। अच्छा, नागपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक बात और भी मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ बच्चा अगर एडमिशन होता है तो यहाँ के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक 50 बच्चों की बैच है जो डायरेक्ट जज बनाने वाले हो। जैसे बोबड़े साहब का नाम नहीं सुना, बोबड़े साहब जो है उसके VCU बनाया गया है उनको, और उनको ये जिम्मेदारी दी है। 50 लोगों की बैच में हर साल लेते हैं, जो बच्चे बाद में 5 साल लॉ करेंगे तो डायरेक्ट जज बन जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी एग्ज़ाम है वो कंपटीशन लेवल की है, उसके लिए आपको बेहतर है कि 10वीं बच्चा पास हो जाता है तो 11वीं में आर्ट्स ले, ह्यूमैनिटीज़ ले, साइंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है उसमें। कॉमर्स के भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकता है। आर्ट्स से तो बेहतर है आपको क्लैट का एग्ज़ाम पास करना, या क्लैट नहीं कर पाए तो CET का एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। तो वो बहुत बेहतरीन फील्ड है। और मैंने आपको बताया कि इसका जो है वो अहमियत क्या है। अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया कि आपको बच्चों को अब देखिए जितने भी वकील मेरे साथ, जितने मैंने भी खुद लॉ किया हूँ, मैं भी जब MPSC UPSC की तैयारी कर रहा था तो लॉ की तैयारी मैं भी कर रहा था, मैंने भी लॉ किया साथ में। तो हमारे वक्त में था कि भाई जिसको कुछ नहीं आता वो लॉ कर ले और वकील बन जाए। लेकिन उस वक्त में जिनको कुछ कहीं जगह नहीं मिली, वो जो वकील बने वो भी आज पैसे कमा रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे अच्छे वकील बन गए, सिविल के बड़े अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वकालत में अगर आपको कुछ नहीं, नौकरी नहीं करना है या कोई जॉब में नहीं जाना है तो वकालत भी आपने कर ली, कोई एक फील्ड पकड़ लिया आपने, तो भी आपको बहुत अच्छा है। और इसलिए हमारे उलमा हज़रात जो है अपने बच्चों को, मदारिस के बच्चों को ख़ास करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई मदारिस, अभी एक शाहीन एकेडमी का आपने नाम सुना, उन्होंने मदारिस के बच्चों के लिए एक कोर्स शुरू किया है असरी तालीम का। मदरसे का कोर्स पूरा होने के बाद में वो असरी तालीम करेंगे, 10वीं का एग्ज़ाम देंगे, 11वीं 12वीं करेंगे, 12वीं के बाद में वो क्लैट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में लॉयर बनेंगे। और उनकी एक टीम माशाल्लाह बहुत अच्छे लॉयर्स की टीम भी निकली है लॉ करके, दाढ़ी टोपी वाले माशाल्लाह बहुत बढ़िया, और अच्छे वकील, काबिल वकील, और वो मुसलमानों के केसेस लड़ेंगे। अब हमारे पास में केसेस लड़ने के लिए अच्छे वकील नहीं है वकील, लेकिन जो माने वकील जिनको कहा जाता है मुसलमानों में, जैसे आपको मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद का केस चला था, बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का,
उसमें हो गया मुसलमान वकील, बाजू रखने वाले वकील कौन था? अनिल धवन थी, से ना, आपने सुना होगा अनिल धवन। आपको कोई मुसलमान वकील नहीं मिला? अच्छा, अनिल धवन साहब वो भी अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे न्यूट्रल इम्पार्शियल वकील थे। उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश करके अपनी वो रखी है वहाँ। तो ये है, इसमें यह है। लेकिन कैसा है कि आपको इसमें आपको सोचना पड़ेगा अभी से। बहुत अच्छा फील्ड है, तनख्वाहें बहुत अच्छे जुडिशरी की। यूपीएससी कर सकते हैं, एमपीएससी कर सकते हैं, आईपीएस आप बच्चों को बना सकते हैं साथ साथ। क्योंकि यूपीएससी का कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, एमपीएससी का बड़ा हाई है। यूपीएससी के आईपीएससी बना सकते हैं, डीवाईएसपी बनाना है और पुलिस इंस्पेक्टर बनाना है तो आपको एमपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम के अंदर में जो कॉम्पिटिटिव लेवल है ज़रा थोड़ी हाई है और उसका परसेंटेज होता है 1000 में एक बच्चा फाइनल निकलता है। इसलिए बच्चे हमारे डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉ के थ्रू एमपीएससी करिए, आपके पास डिग्री रहेगी लॉ की, तो प्लान बी भी रहेगा आपके पास में। अगर आप नहीं भी है, खुदा खासा आपका सिलेक्शन होता है तो आप वो वकालत कर सकते हैं, कभी भी कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये है। तो मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ 2 मिनट के अंदर में कि लॉ की अहमियत हमारी इस कौम को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। आज इस कौम को सबसे ज़्यादा किसी करियर वाले की ज़रूरत है तो वो लॉ की ज़रूरत है, लॉ ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। और सरकार में अपने बड़े बड़े ओहदों पर ऑफिसर बनाकर अपने बंदों को भेजने की ज़रूरत है, वरना दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। आप सब जानते हैं, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं। लॉ करना है तो आपको 10वीं में बच्चों को डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 12वीं में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसको क्लैट कहते हैं, सीईटी कहते हैं, स्लैट कहते हैं, अलग अलग नामों से एग्ज़ाम होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी की, वो मैंने आपको बताया। और इसका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कम रहता है, इसलिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक ही पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मिनट रहते हैं। आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम लिमिटेड रहता है और माइनस मार्किंग रहता है, इसलिए एग्ज़ाम थोड़ी टफ रहती है। लेकिन बच्चों को अभी से बनाएंगे आप, इसलिए 11वीं 12वीं में तैयारी कराना बच्चों को ज़रूरी है। तो प्लान कब करना चाहिए? बच्चा जब 10वीं में है या उससे पहले है। फीस है, हमारे यहाँ नागपुर के कुछ वकील हजरात हैं, उन्होंने ग्रुप है उनका, और फिरोज भाई को जानते हैं, और बाकी लोगों का भी है कि जिन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी में जिसको एडमिशन मिला है, वो बच्चों की फ़ीस वो वकील वो लोग खुद भरने वाले हैं, हम भर देंगे आपका इंतज़ाम। तो फीस की जरूर प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन मिल जाता है तो 30-40 हज़ार फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको 11वीं 12वीं में जो कोचिंग का खर्चा लगता है JEE नीट का, उसके आपको यहाँ खर्चा आपका बच जाता है। तो लॉ के फील्ड में ऐसा है, कोचिंग का खर्चा बच जाता है, किसी भी परसेंट वाला बच्चा कर सकता है और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और आपके बच्चों को आप जज बना सकते हैं। और जुडिशरी का ऐसा सर्विस है कि जहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आप जुडिशरी रिजर्वेशन में आपके बच्चों को डाल सकते हैं। और माशाल्लाह अभी भी हमारा परसेंटेज जुडिशरी में ज़्यादा है, 5% बच्चे हमारे आज भी जुडिशरी में है। तो ये सब ये है, तो इसलिए हमारे इस पर जो है बात करने की मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और मेरा आखिरी में इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो है अपने बच्चों को इस तरफ मोड़िए, आप अपना खुद जहन बनाइए और तरगीब दीजिए बच्चों को अभी से। और ज़रूरत पड़े तो हमारा यहाँ सेंटर है, इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर शामलान के पीछे में, वहाँ अपने बच्चों को आप ला सकते हैं। वहाँ लाइए आप, पूरा गाइडेंस हम करेंगे, पूरी मदद करेंगे। फ़ीस का इंतज़ाम भी इंशाल्लाह अगर आपके पास नहीं है तो भी हम करा देंगे। आखिरी एक शेर के साथ में, ये जो लुट गई तेरी इस्मतें, ये जो लुट गई तेरी इस्मतें तेरी गफलतों का खिराज है, ये जो लुट गई तेरी इस्मतें तेरी गफलतों का खिराज है, तू जो जाग उठेगा आज भी वही तख्त है, वही ताज है। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शेख साहब। अभी आपकी वो रहनुमाई कर रहे थे लॉ के फील्ड में। मैं 2 बातें और कर दूं इसके सिलसिले में कि असल में हमारा एक नेगेटिव तस्वीर बनी हुई है, वकील यानी एक बहुत बुरा पेशा समझते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल मेरे ख़ानदान में भी मेरे जो साले साहब थे वो खुद एडवोकेट थे, और जब उन्होंने ये लाइन चुनी तो मैं बहुत अपोज़ किया कि ये कौन सा फील्ड आप जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि इससे अच्छा फील्ड इनके लिए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतने कामयाब वकील वो रहे और इतना
यानी पैसा भी उसमें उनको मिलता था, इतने क्वाइंटल उनके पास था कि मैं सोचा इससे अच्छा तो फील्ड ही नहीं हो सकता। अब उन्होंने अपने बच्चे को, जैसे सर ने बताया कि 10th और 12th में 11th-12th में कोचिंग दी, और वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी नागपुर की लॉ, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया। वहाँ सिलेक्शन हो गया मतलब एक तरह की जॉब की गारंटी है। और मेरे एक रिश्तेदार और भी हैं जो बच्चा पहले एक मैकेनिक के पास काम करता था, फिर उसको कुछ सुझाई दिया, उसने नाइट स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से 12th किया, BA किया, और बड़ी बुरी हालत में, यानी एक टाइम खा रहे एक टाइम फाके करने वाला ख़ानदान था वो, एक तरह से कह सकते हैं। अब्बू जो थे उनके वालिद वो गांव-गांव घूम के मुर्गियाँ काटने के 1-1 रुपये लिया करते थे, इस तरह घर पालते थे। आज वो बच्चा जज है, उसने लॉ करने के बाद में एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। अभी इस धारनी में, ये यवतमाल के पास, वो GMFC जो बोलते हैं, वो जज है। 2 नौकर घर पे मिलते हैं, बंगला मिलता है, 2 नौकर दिन भर घर पे रहते हैं, सब्ज़ी लाने भी कोई नहीं जाता घर का, वो नौकर जाते हैं। और वो नौकर कौन होते हैं? पुलिस वाले होते हैं, उनको देना पड़ता है, वो जाके उनकी खिदमत में 2 पुलिस वाले हमेशा रहते हैं। तो ये रुतबा है, तो बहुत अच्छा फील्ड है, इस पर गौर करें। और वक्त हो चला है, मैं अपनी बात भी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जिन हज़रात ने सुन्नतें अदा की, सुन्नतें अदा करें।